नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी दृष्टिकोण लेकर। ये कहानी मैंने 6 जनवरी 2005 को लिखी थी। प्रस्तुत है, वाचन कर रहा हूँ कहानी दृष्टिकोण। रूठे बच्चों के कपोलों की तरह बारिश के बाद खिड़की दरवाजे अक्सर फूल जाते हैं। छोटी छोटे कामों के लिए सुधार को ढूंढना भी टेढ़ी खीर है। इस बार बारिश इतनी पड़ी कि घर के सारे दरवाजे न सिर्फ फूल गए, सील भी गए। कई दिन तो हम ठोक पीट कर काम चलाते रहे, पर कुछ दिन ज्यादा गुजर गए तो श्रीमती जी ने टोका, अब ठीक भी करवा दो। कमरों के दरवाजे तो जैसे तैसे चला लें, बाथरूम में जब भी घुसो अंदेशा रहता है। आपको 10 बार कह दिया है, पर बीवी की बात मानने से नाक नीची न हो जाए। बॉस के आंखें दिखाने पर तो सारे शहर में रबड़ते फिरते हो। गीता तीखी होकर बोली, अरे बॉस का ध्यान तो रखना ही पड़ता है। वो नाराज हो गए तो समझ ले दरवाजे नदारद हो जाएंगे। मैंने प्रश्न करते हुए तीर डाला, जबान हिलाने से भला टले तो कोशिश करनी चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि कई बार कोशिशें नाकामयाब हो जाती हैं। जितनी शक्ति काम टालने में लगाते हो, उससे आधी काम में लगाओ तो सबका कल्याण हो जाए। कभी बीवी को भी खुश कर दिया करो। माना घर के मुर्गी दाल बराबर होती है, पर होती तो घर की है। वह कौन सी रुकने वाली थी। यह मेरे सब्र की इंतहा थी। उसकी बात में दम था। आज रविवार भी था। पूरी छोर से आंखें फाड़े सूर्य यूं ऊपर उठ रहा था, मानो उसे अकर्मण्य एवं कामचोर लोगों पर निगाह रखकर आगे रिपोर्ट देनी हो। मैंने बाजार छान मारा, पर बड़ा ही नहीं दिखा। जिसे देखो व्यस्त। यूं काम नहीं हो तो ढेर कॉन्ट्रैक्टर्स दिखते हैं, पर काम हो तो ऐसे गायब होते हैं जैसे गधे के सिर से सींग। थक कर घर लौट रहा था कि सामने गणेश सुतार दिख गया। दार्शनिक की तरफ बदहवास इधर उधर देखे जा रहा था। मुझे मालूम है वह ऐसा ही है। 5 साल पहले दरवाजे खराब हुए तब उसी ने ठीक किए थे। तब भी वह बाजार में ऐसे ही मिला था। काम कम और बातें अधिक करना उसका स्वभाव था। काम के साथ तेज गाने गाता रहता। नजर लागी राजा तोरे बंगले पर, हम जाने क्या क्या गीत गाता रहता। कुछ नहीं मिलने से कुछ मिलना अच्छा होता है। अरे गणेश तुम, मैं ऐसे चीखा जैसे कोई रिश्तेदार वर्षों से मिला हो। आजकल तुम कहाँ रहते हो, दिखते भी नहीं। मेरी आंखों में चमक लौट आई थी। उसे भी मांगो, उसे भी मानो, मुंह मांगी मुराद मिल गई थी। मैं तो यहीं इसी शहर में हूं, कोई काम हो तो जरूर बताएं। वो लपक कर बोला। अंधा क्या चाहे दो आंखें। गणेश, घर के खिड़की दरवाजे बारिश में फूल गए हैं, जरा चलकर रंदा मार दे। चलो बाबूजी। मैंने सोचा भी नहीं था कि वह इतना जल्दी हाँ कह देगा। मैंने तुरंत घर की राह ली। रास्ते भर वह बीड़ी पीता रहा। जब भी राग झाड़ता, वही बातें करने की पुरानी आदत। उसके जुबान की खुजली रुकती ही नहीं थी। बाबूजी, पिछली बार आपके यहाँ काम किया, मुझे अब तक याद है। आपने मजदूरी के साथ 50 रुपये बख्शीश दिए थे। और बीवी जी तो देवी हैं, दिन में 3 बार चाय पिलाई। चाय में अदरक तो कोई बीवी जी से डालना सीखे। मैं तो अब तक स्वाद नहीं भूला। बीड़ी की राख झाड़ते हुए उसने गले में लटकते गमछे को बाएं कंधे से उतार कर दाएं पर डाला। बातें बनाना कोई तुमसे सीखे, तुम्हारे गपियाने की आदत अब तक नहीं गई। मैंने बात को गति दी। क्या करें बाबूजी,
कलेजा का दुख बातों की आंच से ही पिघलता है। दो चार गीत गुनगुना लिए, दो चार बातें कर ली, मन हल्का हो जाता है। वह दार्शनिक अंदाज में बोला, अरे तू इतनी बड़ी बड़ी बातें कहां से सीख गया है? हालात सब सिखा देते हैं बाबूजी। हम दोनों अब घर के सामने खड़े थे। मुझसे भी तेज चलकर वह ड्राइंग रूम में ऐसे घुसा जैसे मकान उसके बाप ने बनाया हो। ड्राइंग रूम से बाहर बगीचा साफ नजर आता था। एक दीवार से दूसरी दीवार तक लगे पारदर्शी शीशे से बगीचा देखने का अलग आनंद था। पता नहीं लोग ड्राइंग रूम की इस दीवार को बंद क्यों करवा देते हैं। देखा मेरा काम बाबूजी, ये कांच 5 साल पहले लगाया था, आज भी कितना चमक रहा है। वह कांच पर हाथ फेरते हुए बोला, पूरे 10,000 लगे थे। कहते हुए मैंने उसकी ओर यूं देखा मानो उसे समझा रहा हूं कि दम रुपयों में अधिक, तेरे काम में कम है। लेकिन रुपये वसूल हो गए बाबूजी। आप जैसा ड्राइंग रूम रईसों के यहां नहीं दिखता। पता ही नहीं चलता ड्राइंग रूम में बैठे हैं या बगीचे में। उसकी बात में वाकई दम था। शीशा महंगा जरूर था, पर बगीचे का मनभावन दृश्य ड्राइंग रूम की शोभा कई गुना बढ़ा देता। सुबह जब मैं पर्दा हटाता तो मन आनंद से भर उठता। बगीचे पर उठते चहचहाते पक्षी मन को अजीब सा फैलाव देते। हवा की लहरों से खेलती हुई रंग बिरंगी फूलों की टहनियां मन को प्रफुल्लित कर देती। मुझे ये शीशा बहुत पसंद था। एक बार क्रिकेट खेलते हुए बच्चों की गेंद इस पर आकर लगी। शीशा मजबूत था, बच गया, पर मैंने कॉलोनी सर पर उठा ली। बाहर खड़े एक बच्चे को थप्पड़ जड़ दिया। उसके बाद बच्चों में ऐसी दहशत फैली कि उन्होंने मेरे घर के आगे क्रिकेट खेलना छोड़ दिया। सुबह मैं स्वयं इस पे स्प्रे लगाकर साफ करता। मुझे गंदे कांच जरा नहीं सुहाते। अब तक श्रीमती जी रसोई से आ चुकी थी। गणेश को वहीं बिठाकर उसने मुझे बेडरूम में आने का संकेत किया। मेरे कमरे में प्रवेश करते ही वह बिफर पड़ी। आप फिर इस बातूनी को पकड़ लाए। दिन भर जोर जोर से गाना गाता है, गंवारों की तरह, कथनी की तरह जवान चलती है। एक दिन की तो बात है यार, आज सारे दरवाजे ठीक कर जाएगा। 2 घंटे से ढूंढ रहा हूं, सुधार नहीं मिला। बड़ी मुश्किल से यह दिखा है। गीता भी इस मौके को टालना नहीं चाहती थी। गणेश ने कार्य प्रारंभ किया। सबसे पहले रसोई के दरवाजे छीलने लगा। काम करते करते बोला, बीवी जी एक बात तो कहनी पड़ेगी। 5 साल बाद आपसे मिलना हुआ है, पर भगवान नजर न लगाए, आप आज भी वैसी ही तीखी बांकी लगती हैं। हाँ, साथ जरूर बुढ़िया गए हैं। गणेश के अमृत वचन उसके कानों में मिश्री की तरह घुल गए। इनको रोज कहती हूं कुछ कसरत किया करो, बदन छरहरा बनेगा, पर बीवी की बात मानने से मर्द की मूंछ नीचे न हो जाए, मेरी बला से और मोटे हो। बीवी जी आपका घर सबसे पहले बना, पर रसोई अभी भी वैसी ही है। मैंने तब भी कहा था रसोई में लकड़ी का काम करवा लो, कैबिनेट से अलमारियों से रसोई का रूप खिल जाएगा। आपके पड़ोसियों के घर बाद में बने, पर उनकी रसोई में लकड़ी का कितना सुंदर काम है। सब चीजें कैबिनेट्स में रखी हों तो रसोई कितनी साफ दिखती है। और अज्जात तो रसोई के रूप से ही पहचानी जाती है। वह रंदा मारते हुए बोला। गणेश ने पत्ता फेंका था। गीता के तन मन में हलचल मच गई। बाहर आकर बोली, अब गणेश इतने वर्षों से आया है तो रसोई में लकड़ी का काम क्यों नहीं करवा लेते? मैं तो कहता हूं लगे हाथों पेलमेट से बेडरूम में भी वार्डरोब बनवा लो।
बार बार सुथार कहाँ ढूंढते फिरेंगे? ऑफिस से एडवांस ले लेना, धीरे धीरे चुका देंगे। मैंने सिर हिलाकर गीता की बात को मूक सहमति दी। जीवन में अनेक जगह गूंगा होना वाचाल होने से अच्छा है। गणेश, जरा नाप लेकर बताना, कुल कितना खर्च आएगा? मैंने उसे रसोई से बुलाकर पूछा। अभी बताता हूं बाबूजी। गणेश ने तुरंत फुरत नाप ले लिया। करीब 30,000 लग जाएंगे, आधी मजदूरी होगी। फीता गले में डालते हुए वह बोला। मेरा कलेजा बैठ गया। गीता ने तुरंत बात भांप ली। अरे घबराते क्यों हो? 15,000 तो घर में रखे हैं, कुछ एडवांस ले लेना, जरूरत पड़ी तो कुछ रकम भैया से ले लूंगी। उसके आत्मविश्वास से भरी बातों ने मुझे हौसला दिया। अंततः काम करवाना तय हुआ। बातों ही बातों में गणेश ने बताया कि लकड़ी खरीद कर 2 दिन सुखानी होगी। अच्छा यह होगा कि मैं आज लकड़ी, प्लाई एवं हार्डवेयर का सामान ले आऊं ताकि समय जाया ना हो। आगे ब्याह शादियों के दिन हैं, भाव बढ़ जाएंगे। मैंने अलमारी से निकालकर उसे 15,000 रुपये दिए। कार्य करने से पूरा होता है, बैठे बैठे मंसूबे बनाने से नहीं। गणेश ने लपक कर रुपये लिए, कमीज ऊपर कर बंडी में ठूंसे एवं जाते जाते बोला, सामान आज दोपहर 1 बजे तक ले आऊंगा, दरवाजे वापस आकर ठीक कर दूंगा। लंबे लंबे डग भरते हुए वह घर से निकल गया। गणेश के जाते ही मैं रसोई एवं बेडरूम के होने वाले रूप निखार की कल्पनाओं में खो गया। गीता अक्सर ताने मारती, रसोई कितनी बिखरी बिखरी रहती है। मेरी मां की रसोई जाकर देखो, मजाल कोई चीज यहां वहां दिख जाए। रसोई बंद करने के बाद भी सामान नजर नहीं आता। पापा ने रसोई बनने के साथ ही लकड़ी का काम करवा लिया था। मैंने मनी मन सोचा, चोर साला कितनी रिश्वत खाता है। खरी कमाई के रुपये हो तो पता चलता है। यकायक गीता की आवाज सुनकर मैं चौंका। अरे उसका पता वगैरह तो जानते हो? इन लोगों का क्या भरोसा? वह रसोई से चाय बनाते हुए बोली। मैं एकाएक झेंपा, पर गीता की नजर में गिर न जाऊं अतः छाती फुलाकर बोला, तू क्यों चिंता करती है? मुझसे होशियारी की तो जहन्नुम से खींच लाऊंगा। ऐसे पाजियों से मेरा रोज साबका पड़ता है। पिछली बार इसने कौन सी बेईमानी की जो अब करेगा? और फिर ज्यादा सयाना बना तो दादाजी वाला मोटा डंडा कब काम आएगा? मैंने कभी दादाजी को नहीं देखा, पर पिताजी कहते थे ये काला डंडा बाबा ने हाट से खरीदा था। अक्सर कहते थे शीशम का है, 100 साल कहीं नहीं जाने वाला। बचपन में एक बार शैतानी करने पर पिताजी ने इसी डंडे से धुनाई की थी। उसके बाद जब भी शैतानी करता या पढ़ाई नहीं करता तो पिताजी बस मुझे देखकर डंडे की तरफ देख लेते। उनकी मूक आंखें मुझे सीधा संदेश देती, बरखुरदार, पुरानी पिटाई भूल गए क्या? उनकी आंखों के उतार चढ़ाव से मैं भीतर तक कांप उठता। डंडे से अधिक डंडे का भय शासन करता है। अरे दादाजी तो रौब वाले थे, आप डंडा चला लोगे क्या? वह हंसते हुए बोली। तू आगे आगे देख, मैं सब संभाल लूंगा। ऐसे लौंडे 5660 घूमते हैं, मैंने छाती फुलाकर कहा। गीता ने निश्चिंतता की सांस ली। उसके विश्वास एवं राहत भरी आंखें देखकर मैंने मन ही मन अपना कंधा थपथपाया। शाबाश, पति हो तो ऐसा। जिन औरतों के पतियों में दम हो वही राज करती हैं। गर्मी के दिन थे, सूर्य सर चढ़कर तपने लगा था। राहगीरों की परछाइयां पांव में दुबकने लगी थी। ड्राइंग रूम की घड़ी ने 1 का घंटा बजाया।
घंटा बजने के साथ ही एक तोता घड़ी से बाहर आया एवं एक बार राम राम सा कहकर चला गया। इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां भी कमाल की हैं। आवाज घंटा बजने की आती है, पर कितनी धीरे एवं मधुर। हर बार घंटा बजने के बाद घड़ी से एक तोता आता एवं जितने बजे होते हैं उतनी बार राम राम सा कहकर चला जाता। क्या क्लासिकल टच है। ओल्ड वाइन इन न्यू बोतल। घड़ी उसके मैके से पिछले साल आई थी। पहली बार प्रदर्शन करते हुए उसने मेरी और सगर्व नेत्रों से ऐसे देखा था मानो कह रही हो, तुम्हारी 7 पुस्तों ने भी देखी थी ऐसी घड़ी। अब तक गीता ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दिया था। लंच करने के बाद हर रविवार मैं 2 घंटे अवश्य सोता। उठा तो घड़ी ने 3 घंटे बजाए। बाहर आकर ड्राइंग रूम में बैठा ही था कि गीता चाय लेकर आई। चाय का पहला सिप लिया था कि उसकी आवाज सुन चौंका। गणेश अब तक नहीं आया। आप भी न जाने कहां कहां से लटूरों को पकड़ लाते हो। अरे लकड़ी लेने गया है कि पेड़ उगाने? आ जाएगा। 2-4 दुकान फिरेगा तभी तो अच्छी एवं सस्ती लकड़ी मिलेगी। वार्डरोब की लकड़ियां लानी है। मुर्दे जलाने की लकड़ी हो तो मुफ्त में मिल जाए। मैंने गीता को आश्वस्त किया। गीता की आंखों से चिंता झलकने लगी थी। मेरे मन में भी संदेह की लहरें उठने लगी थी। मैंने इस संदेह को आंखों तक नहीं आने दिया। मेरी आंखों में अविश्वास देखते ही गीता भड़क उठती। दिन यूं ही बीत गया। शाम तक चेहरा लटक गया। गीता की आंखें लाल होने लगी थी। बाहर बगीचे पर पक्षी लौटने लगे थे। मेरा बस चलता तो मैं एक एक पक्षी से जाकर पूछता, तुमने गणेश को देखा क्या? तभी घड़ी ने 7 घंटे बजाए। तोता 7 बार बाहर आकर राम राम सा कहते हुए अंदर चला गया। उसको 7वीं बार बोलते हुए मुझे लगा वो मेरा मजाक बना रहा है। कैसी रही? बड़ी शेखी बगा रहे थे। अब लाओ गणेश को पकड़ के, हम भी देखें आपने कितने पाजियों को ठीक किया है। तोते की ओर देखते हुए मैं सर खुजाने लगा। चेहरा संध्या के फूलों की तरह कुमला गया। कुछ देर बाद फीके मन से गीता ने डिनर लगाया। मैंने खाने का प्रयास किया, पर कौर गले में अटक गए। खाना लहू हो गया। गणेश गया कहाँ? कम से कम फोन तो कर सकता था। कहीं वो रुपये लेकर चंपत तो नहीं हो गया। पता नहीं कहाँ रहता है। गीता के गाल भी अब अचार पर आई फफूंद की तरह फूलने लगे थे। कुछ देर तो चुप रही, फिर तीखी होकर बोली, वह कहाँ रहता है? इसका अंदाजा भी है या नहीं आपको? पता नहीं यार, ये कहाँ से मेरे पल्ले पड़ गया। मैं रुआंसा होकर बोला। सूरदास को जो मिले अंधे ही मिले। वो बोली, किसी के चेहरे पे थोड़े ने लिखा होता है कि वो कैसा है। मैंने स्पष्टीकरण दिया। पहले तो काम न करूं, और करूं तो ऐसा करूं जो रोते हुए जाते हैं मरे की खबर लाते हैं। भड़ास निकालकर उसने करवट बदली एवं जाने कब सो गई। सोचते सोचते मेरी भी आंख लग गई। दूसरे दिन ऑफिस जाने से पूर्व मेरी आंखें बरामदे पर बिछी थी, मगर गणेश नहीं आया। 1 से 2 दिन हुए, 2 से 7, पर गणेश नहीं दिखा। मैंने 2-4 सुथारों से उसके बारे में पूछा भी, पर कोई यह नहीं जानता था कि वह कहाँ रहता है। ऐसे सिरफरों का ध्यान कौन रखे। मैं 4-5 लकड़ी के थोक व्यापारियों के पास भी गया। शायद वहां लकड़ी लेने पहुंचा हो, पर
किसी ने गणेश का हवाला नहीं दिया। अगले इतवार बाजार किसी काम से गया तो बाजार के उस पार उसकी हल्की झलक दिखी। मैंने गहराई से देखा, वो गणेश ही था। उसके हाथ में कुछ पैकेट्स थे। अफरा तफरी में बदहवास इधर उधर देख रहा था। चोर की आंखें कैसे ठहर सकती है। मैंने वही खड़े पुकारा, गणेश। आवाज देते हुए मुझे ऐसा लगा मानो मन मांगी मुराद मिल गई हो। उसने मुझे देखा, ठिठका। मैं समीप पहुंचता उसके पहले लंबे लंबे डग भरकर भागने लगा। मेरे तलवों में आग लग गई। मैंने उसका पीछा किया। बहुत देर उसके पीछे चलता रहा। मेरी सांस फूलने लगी। उस दिन मेरे पास बंदूक होती तो मैं उस पर दाग देता। हरामखोर में इतनी भी तमीज नहीं कि मेरी बात सुने। मुझे भगा रहा है। देखते देखते वो एक पतली गली में घुसकर छूमंतर हो गया। मैं उसकी चाल की बराबरी नहीं कर पाया। मैं अपना समूह लेकर रह गया। मैंने आसपास लोगों से उसके बारे में पूछा भी, पर किसी को कुछ पता नहीं था। आज गणेश को गए पूरे 14 दिन हो चुके थे। रात खाना खाकर आराम कुर्सी पर सुस्ता रहा था कि ऑफिस के एक मित्र ने सूचना दी, कांति भाई, तुम्हारे गणेश का पता मिल गया। मेरे घर एक कारपेंटर काम कर रहा है, वह उसका घर जानता है। मेरी बाँछें खिल गई। दूसरी सुबह उस कारपेंटर को लेकर मैं गणेश के घर की तरफ चला। मन ही मन सुलग रहा था, पाजी एक बार हाथ आ जाए। गर्दन नहीं दबाई तो नाम कांति नहीं। लोग ठीक कहते हैं, छोटा आदमी लतियाए अच्छा। सहानुभूति से ये सट चढ़ जाते हैं। गरीब आदमी की गरीबी का कारण वे खुद हैं। जिसमें जितनी पात्रता है भगवान ने उसे उतना ही दिया है। जो मिट्टी जहां लगी है, ठीक है, पात्रता ही व्यक्ति को ऊंचा उठाती है। कच्चे घड़े में जल भरा और फूटा। मैं घुटता हुआ तेज चल रहा था। मेरी आंखें लाल होने लगी थी। गणेश के घर पहुंचने से कुछ कदम पहले यकायक हम दोनों ठिठक गए। उसके घर के बाहर लोग कंधे पर गमछा डाले अर्थी बना रहे थे। बात स्पष्ट थी, उसके घर अवश्य किसी की मृत्यु हुई थी। कहीं गणेश तो नहीं मर गया। मैंने पास ही खड़े एक बुजुर्ग से गणेश के घर की ओर इशारा कर पूछा, उस घर में किसी का निधन हुआ है क्या? क्या बताएं बेटा, 15 दिन पूर्व उसकी बीवी को किसी ट्रक ने कुचल दिया। अस्पताल भर्ती करवाकर इधर उधर पैसों के लिए घूम रहा था कि कोई भला आदमी मिल गया। कहते हैं उसी के घर से 15,000 लेकर आया, पूरा इलाज करवाया, पर तड़के उसकी बीवी ने दम तोड़ दिया। भगवान भला करे उस आदमी का। ढूंढो तो दुनिया में आज भी फरिश्ते मिलते हैं। कहते कहते बूढ़े की आंखें गीली होने लगी थी। अब तक शव यात्रा घर से प्रारंभ हो चुकी थी। बिलखता गणेश अपनी अर्धांगिनी की अर्थी कंधे पर लिए सबसे आगे था। मुझे काटो तो खून नहीं। मैं एक पल भी नहीं ठहर पाया। सारी राह दांत भींचे चलता रहा। कैसे कैसे कलुषित विचार मैंने उसके बारे में पाले। कैसे कैसे दुर्संकल्प उसको लेकर मेरे मन में आए। मैं ये क्यों नहीं सोच पाया कि वह भी सही हो सकता है, उसकी भी कोई समस्या हो सकती है। मैं इतना निष्ठुर क्यों बन गया? भीतर प्रश्नों की झड़ी लग गई। आक्रोश का एक तेज सैलाब मेरी आत्मा की तहों को फाड़ कर बह निकला।
लगा जैसे मैं अपने ही दृष्टिकोण की अर्थी कंधे पर ढोकर चल रहा हूं। घर आकर मैंने कोने में पड़ा शीशम का मोटा डंडा उठाया एवं पूरे जोर से डाइनिंग रूम के कांच पर दे मारा। शीशा धड़ से टूटकर बिखर गया। इतने मोटे नजरिए का शीशा आखिर किस काम का? मित्र, यही थी कहानी। धन्यवाद।